हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है सभी अपने पढ़ाई और अपने सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो हम चलते हैं आपके अध्याय कक्षा 7 का जो पहला अध्याय है पर्यावरण एनवायरनमेंट, उसके पार्ट 2 में। और अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एनवायरनमेंट के विषय में पढ़ा था कि एनवायरनमेंट क्या होता है। उसके विषय में पढ़ा था कि जो कुछ भी हम अपने आसपास, जो भी अपने सराउंडिंग्स में हम जो भी देखते हैं वो सब क्या है, एनवायरनमेंट होता है। और ये क्या है, हमें एक बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक। और हमने पढ़ा था क्या है, नेचुरल और ह्यूमन मेड और ह्यूमन, ये सारे क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट होते हैं। और हमने पढ़ा था बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में क्या आते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, और एबायोटिक में क्या आते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं, पहला नंबर जो दिया गया है वो है नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट देखिए, नेचुरल मतलब जो नेचर ने क्रिएट किया है, जो एनवायरनमेंट क्या है, नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया, उसको हम कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। समझ में आया ना। तो उसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं भाई, लैंड्स हो गया, वाटर हो गया, एयर, प्लांट और एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें जो हैं, ये किसने दी हैं, ये सब प्रकृति ने दी हैं। किसने, प्रकृति ने दी है। इसलिए क्या है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। अब इनके जो हम इनको डिवीज़न किया गया है। अब डिवीज़न किस प्रकार से किया है वो पहले मैं आपको यहाँ नाम जो डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में दिखा देते हैं। उसके बाद हम 1 बाय 1 चलेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर 1 दिया गया है लिथोस्फेयर। ठीक। नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है हाइड्रोस्फेयर, और यहाँ पर दिया गया है एटमॉस्फेयर। ठीक है। और छोटा सा एक सर्कल बनाया हुआ इन तीनों से मिला करके वो होता है बायोस्फीयर। अब ये टर्म्स दे रखे हैं, हम क्या इनको 1 बाय 1 को सबको समझने वाले हैं। ठीक है। तो ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। नंबर 1 जो दिया गया है वो दिया गया है लिथोस्फेयर। कौन सा है, लिथोस्फेयर। देखिए नंबर 1 लिथोस्फेयर। यहाँ आपको डायग्राम में यहाँ समझ में आ गया लिथोस्फेयर कहाँ क्या है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, ये सॉलिड क्रस्ट, यानी सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम एग्जिस्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, दिमाग में इसकी इमेज बना सकते हैं भाई क्या क्या हो सकता है इस पर। तो क्या हो सकता है, रॉक्स हो सकते हैं, चट्टानें जो होती हैं, मिनरल्स, खनिज वगैरह होते हैं। और क्या हो सकता है, क्या है, इनसे सॉइल बन जाती है। देखो जो बड़ी बड़ी चट्टानें और वो होती हैं, उनसे क्या है, मिट्टी टूट करके बारीक बारीक बनकर क्या बना देती है, वो सॉइल बना देती है। ठीक है। तो जिस पर हम रहते हैं सॉइल ही तो रहती है, उस पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है ना, चलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं। ठीक। अगर आप साइकिल लेकर जा रहे हैं, कहाँ चलेंगे भाई, हवा में थोड़ी ना चलेंगे, कहाँ, सॉइल पर ही चलेंगे। ठीक है ना, मतलब टॉप लेयर जो है अर्थ का, उस पर ही चलेंगे। तो वही क्या है, लिथोस्फेयर है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स एज माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, वैलीज, ये सब इसमें होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई, फिर इरेगुलर सरफेस है, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है। क्यों है, देखो उसमें माउंटेन्स रहते हैं, प्लेट्यूज रहते हैं, पठार जिन्हें कहते हैं। अच्छा, माउंटेन और प्लेटू में अंतर पता है आपको, चलो अभी बताते हैं। और प्लेन, ठीक है, और लैंड वैलीज़। ठीक है, ये सारे क्या है इसमें। चलो मैं आपको पहले ये टॉपिक बता देता हूँ कि माउंटेन्स और प्लेटू में क्या अंतर है। तो देखिए माउंटेन्स को हम इस प्रकार से, आपने देखा होगा, हमने जो डायग्राम वो बनाते हैं ना, सीनरी जो बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ हमने ऐसे ऊँचे ऊँचे से पर्वत ये बना दिए, ये ऐसे से माउंटेन्स ये होते हैं। समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं प्लेटू। प्लेटू क्या होते हैं, देखिए तो हमारा डेक्कन प्लेटू है, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं भारत को। तो प्लेटू ऐसे होते हैं, इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है, ये प्लेटू है, और ये क्या है, माउंटेन है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यही है, यही पाए जाते हैं, क्या है, लिथोस्फेयर पर पाए जाते हैं। बाकी प्लेन्स जहाँ हम रहते हैं भाई, जो हमारा प्लेन एरिया है, मेनली हम बात करते हैं जो नॉर्दर्न, सेंट्रल नॉर्दर्न पार्ट है, वो प्लेन एरिया है, तो उसको क्या कहते हैं, एकदम मैदान है। और वैलीज़ आपने देखे, जम्मू कश्मीर में घाटी पाई जाती हैं, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो ये सब क्या है, ये लिथोस्फेयर के ही क्या है, पार्ट हैं। अब ये पाए कहाँ जाते हैं भाई, कहाँ पाए जाते हैं, लैंड फॉर्म्स वगैरह ये सब कहाँ है, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। कहाँ, कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर पर। तो देखिए किस प्रकार से भाई कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है, हमारा महाद्वीप है, कौन सा, एशिया महाद्वीप। ठीक है। अब एशिया महाद्वीप में इतने सारे देश बने हुए हैं, तो ये कहाँ है, लिथोस्फीयर पे ही तो हैं। ओशन फ्लोर्स हम देखते हैं तो छोटे छोटे से द्वीप बने हुए हैं, जो ओशन समुद्र में ही हैं।
ठीक, महासागरों में ही हैं। ठीक है, तो ये सब कहाँ है, ये सब क्या पाए जाते हैं, ये जो है लिथोस्फीयर के ही क्या है पार्ट। बेशक चाहे वो आपका महासागर में है, लेकिन टॉप लेयर तो बन रहा है ना अर्थ का, तो इसलिए हम क्या उसको लिथोस्फीयर ही कह देते हैं। और क्या देखिए क्या प्रोवाइड करता है, लिथोस्फीयर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। देखिए सारी कहानी हमने इसमें बता दी। जब टॉप लेयर है अर्थ की तो उस पर सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेंगे, ग्रासलैंड बहुत सारे घास के मैदान मिलेंगे जहाँ पर जो जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, घास खाते हैं। भूमि मिलेगी खेती करने के लिए, बिल्कुल मिलने वाली है। और जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो बना रहे हैं मनुष्य, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना रहा है ना, ह्यूमन सेटलमेंट, वो भी सब क्या है लिथोस्फीयर पर ही है। और क्या है, इट इज आल्सो सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ, मिनरल वेल्थ, इसमें मिनरल भी मिलते हैं, खनिज भी इसमें मिलते हैं। ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा इसको खुदाई करके देखते हैं, तो नीचे पहुंचते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पर हमको क्या मिल जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं। समझ आएगा ना, सारे पार्ट कहाँ से मिलते हैं, ये लिथोस्फीयर से मिलते हैं। क्लियर, टॉपिक समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं दूसरे नंबर का दे रखा है हाइड्रोस्फीयर। तो क्या है हाइड्रो, जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए हाइड्रो, ध्यान रखना इसको वाटर से लिंक, मतलब इसका मतलब ही क्या होता है, वाटर होता है। क्लियर, तो हाइड्रोस्फीयर मतलब जहाँ पर वाटर पाया जाएगा। तो देखो लिखा भी है, बताया भी गया है, डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पर पानी पाया जाता है। अब मैं आपसे पूछने लगूँ, चलो ठीक है अभी बताइए हाइड्रोस्फीयर कहाँ है, क्या है, मतलब कहाँ पर है, तो क्या कहेंगे, जहाँ पर पानी पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कह रहा हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल में चलते हैं, क्या है, वाटर बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। वाटर बॉडीज़ रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, सीज़ हो गया, ओशंस हो गया, बहुत ज़्यादा पानी है इनमें। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर्स कहते हैं। क्लियर, टॉपिक समझ में आ गया। अब ये देखिए इसेंशियल है किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए क्या है, इसेंशियल है। क्यों, क्योंकि लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, वाटर, जीने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए ना, तो इसलिए ये बहुत ही इसेंशियल है। ठीक है, लेकिन देखिए मनुष्य क्या है, पॉल्यूशन की वजह से उन वाटर बॉडीज़ को क्या है, गंदा करता जा रहा है, रिवर्स को गंदा, लेक्स, सीज। अभी आपने देखा होगा तो जयपुर में भरतपुर हम बात कर रहे हैं, भरतपुर का ही केस था, जयपुर और भरतपुर आसपास में है, वहाँ पर एक लेक है, आप मुझे उसका नाम ढूंढ करके नेट से कहीं से भी बताएंगे, किताब में भी दिया गया है। उस लेक में क्या हुआ था, अभी जल्दी में ही क्या है, वहाँ पर बहुत सारे पक्षी मरे थे, क्योंकि जो झील होती हैं, लेक्स होती हैं, उनमें पक्षी जाते हैं अपना भोजन लेने के लिए। अब वहाँ पर काफ़ी पक्षी मरे, क्यों मरे थे, क्यों, कुछ ना कुछ तो सिस्टम रहा होगा, क्योंकि वो पॉल्यूटेड या टेम्परेचर वहाँ का जैसा भी हो कुछ रहा था, इस वजह से। रिवर्स की बात करते हैं, देखिए रिवर्स हमारी जो गंगा यमुना है, इनको पॉल्यूटेड, मनुष्य पॉल्यूटेड करता है, प्रदूषण फैलाता है उनमें, उन पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है जो उसको उनको बचाने के लिए। ठीक, लेकिन मनुष्य की एक्टिविटी है करता है। चलो टॉपिक पर आते हैं फिर से। तो इसलिए ये वाटर बॉडीज़ हमारे लिए क्या, लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट, इसेंशियल्स हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वन क्या है, वो है एटमॉस्फेयर। क्या है, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, थिन लेयर ऑफ एयर, एयर की थिन लेयर है दैट सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ के चारों ओर, ये रही आपकी अर्थ और इसके चारों ओर हमने बना दिया एटमॉस्फेयर। क्या बना दिया, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो भाई ये एटमॉस्फेयर ये कहाँ है, अर्थ के चारों ओर है और ये एयर का थिन लेयर है। और एक बात और आपको बता देते हैं, इसको कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ। क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर को, ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ। अब बात यह है कि ये थिन लेयर जो है एयर की, ये किस प्रकार से जो एग्जिस्ट करती है अर्थ के चारों ओर। तो रीज़न इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको होल्ड करके, पकड़ के रखती है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये
एग्जिस्ट करती है अर्थ के चारों ओर। ठीक है, अब फंक्शंस सुन लेते हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? इसके बहुत सारे कार्य हैं एटमॉस्फेयर के। देखिए क्या है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट फ्रॉम द सन। क्या भाई, क्या करते हैं ये क्या करता है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर हमको हार्मफुल रेज जो आती है ना, कहाँ से? सन से। बहुत ज़्यादा गर्मी जो आती है सन से, उससे प्रोटेक्ट करती है। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि हार्मफुल रेज कौन सी होती हैं जो आती हैं वहाँ से? बताइए। तो उनका नाम है अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सी रेज आती हैं वहाँ से? अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें जिन्हें कहते हैं। तो उनको ये क्या है, उनसे हमारी बॉडी को, हमारे अर्थ को क्या है, प्रोटेक्ट करता है। बाकी और देखते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, वो हमने पहले डिस्कस किया है, क्योंकि एयर है, थिन लेयर ऑफ एयर, तो गैसेस तो होने वाली हैं। डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं और वाटर वेपर्स भी क्या इसमें पाई जाती हैं। अब बाकी देखिए और क्या फंक्शन है इसका। ये इसमें पाए जाते हैं जो मौसम और जलवायु एंड वेदर और क्लाइमेट जो उसमें चेंज आता है, वो सब एटमॉस्फेयर के द्वारा ही आता है। इसी की वजह से ही वो सब चेंजेस उसमें आते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक रॉ डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। वो डायग्राम इन तीनों के लिए, एक पार्ट और इसमें रह गया, उसको समझाने पहले। तो वो है आपका बायोस्फीयर। कौन सा? बायोस्फीयर। तो प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक अ बायोस्फीयर, और हम इसको कहते हैं, ये है लिविंग वर्ल्ड। बायोस्फीयर इज़ ए लिविंग वर्ल्ड, जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स जो है रहते हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट। तो क्या बात कही है? लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ सपोर्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक, तो अब मैं आपके सामने एक रो डायग्राम बना रहा हूँ, और वो रो डायग्राम में हम तीनों को समझेंगे। ठीक है, फिर बायोस्फीयर को समझेंगे। तो लीजिए, मैंने पहला डायग्राम नंबर 1 ये बनाया, दूसरा डायग्राम नंबर 2 बनाया, और तीसरा डायग्राम नंबर 3 बनाया। ठीक है, देखिए मैंने इसको कहा, चलो ये है आपका एटमॉस्फेयर, ये है हमारा हाइड्रोस्फीयर, और ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर। तो अब बायोस्फीयर कहाँ हो गया? तो बायोस्फीयर के लिए से हमने क्या कहा था कि इंटरेक्ट करता है तीनों को, लैंड को, वाटर को, एयर को। तो तीनों को इंटरेक्ट, तीनों का जो कॉमन रहेगा वो पार्ट ये रहा, देख पा रहे हैं? ठीक, ये है आपका बायोस्फीयर। आई थिंक टॉपिक समझ में आ गया आपको। बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों चारों टॉपिक इस प्रकार से लिंक करते हैं। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए थोड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है, लेट अस डू, ये सब कुछ दिया गया है। ठीक है, और भी यहाँ पर कुछ बातें कही हैं, लेट अस डू ये भी दिया गया है, और वर्ड ओरिजिन में एनवायरनमेंट के विषय में दिया गया है, कहाँ से आया है, क्या मतलब है। ये फ्रेंच का शब्द है, एनवायरनर और एनवायरनर इसको कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? नेबरहुड यानी सराउंडिंग्स। ठीक, बाकी यहाँ दिया गया है, लुक एट योर सराउंडिंग्स, मेक ए लिस्ट ऑफ यूज दैट द लैंड्स इन योर नेबरहुड इज़ बीइंग पुट टू। तो क्या लिस्ट बनाइए कि जो आपके आसपास में जो ज़मीन है उसको क्या है यूज़ किया जा रहा है, किस प्रकार से उसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ के वेयर डज़ द वाटर यू यूज़ इन योर होम एंड स्कूल कम, कहाँ से वो पानी आता है उसके विषय में थोड़ी चर्चा यहाँ पर बात दी गई है। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ वॉट डिफरेंट यूज ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ, हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर। ठीक है, तो इसके विषय में भी बताया गया कि कोई आप लिस्ट बनाइए कि पानी कहाँ कहाँ से आता है आपके स्कूल में, आपके घर में, और कह रहे हैं कि क्या किसी को आपने पानी को वेस्ट करते हुए देखा है, नष्ट करते हुए, ख़राब करते हुए देखा है। ठीक है,
तो भाई देखा हो तो मना कर दीजिएगा कि नदी पे पानी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक एक बूंद क्या है हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इसलिए कहा गया है। ठीक है, आगे और दिया गया देखिए, ऑब्जर्व द स्काई वाइल कमिंग टू स्कूल, मेक ए नोट वेदर द डे इज़ क्लाउडी, रेनी, सनी एंड फॉगी। तो कहा गया है, देखिए ये बातें क्यों की गई हैं, बात इसलिए की गई क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में क्या है भाई, क्या बनता है वहाँ पर क्लाइमेट यानी मौसम जलवायु के विषय में वो थोड़े परिवर्तन है, वही उत्तरदायी रहता है। तो कह रहे हैं क्या आसमान में देखिए और वहाँ पर मौसम किस प्रकार से है, जो सूर्य निकल रहा है या फॉगी है या फिर बादल हो रहे हैं या फिर रेनी मौसम बन रहा है, किस प्रकार से वो पर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया गया है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो आ रहा है वो है इकोसिस्टम। क्या है इकोसिस्टम? तो देखिए इकोसिस्टम क्या है। At an NCC camp that Ravi class was attending, Ravi's class was attending। तो NCC कैंप कभी आप लें, ठीक है, फ्यूचर में कहीं पे भी आप NCC कैंप लें या स्काउट का कैंप लें, तो वहाँ पर ये नई नई चीज़ें क्या है ये समझाई जाती हैं। तो वहाँ पर क्या है, NCC कैंप में जो रवि जो इसमें करेक्टर दिया गया है वो क्लास अटेंड कर रहे थे, और क्या है, जैसी एक्सक्लेम्ड व्हाट ए हेवी डाउनपोर, उसने कहा देखो कितनी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। डाउनपोर मतलब बारिश के लिए। इट रिमाइंड मी ऑफ होम इन केरला, यू शुड कम एंड सी हाउ इट pours over the lush green fields and coconut plantations. Hira from Jaisalmer explained, we get no rains, we see only kikar and sand as far as the eyes can see. But you also find camels, said Ravi। देखो इनमें क्या बात की गई है, इनमें ये स्टोरी बता रहे हैं, ये कहानी बता रहे हैं। इन कहानी को बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो जगह जगह का जो मौसम है, जगह जगह जलवायु हो, वो उसको बताना चाह रहे हैं। रवि क्या बता रहे हैं, रवि और ये जब NCC कैंप वगैरह इनका चल रहा था, तो जैसी ने कहा देखो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वो उनको कहाँ की याद दिलाती है, केरला की। क्यों याद दिलाती भाई केरला की? ऐसा क्या है केरला में? तो केरला में बारिश बहुत होती है, ठीक है, वहाँ कोकोनट के बाग वगैरह हैं, उनमें बारिश बहुत होती है। तो अब देखते हैं, देखिए मानसून जब आता है देखो 1 जून से लेकर के और सितंबर तक चलता है, तो 3-4 महीने लगभग वहाँ पर काफ़ी बारिश होती है। ठीक है, तो वहाँ का जो वेदर है, वहाँ की जलवायु है, उसके विषय में डिस्कशन करना चाहते हैं, ये है बस सारी बात। इधर दूसरे जो हैं वो जैसलमेर से कहते हैं, जैसलमेर, ठीक। तो जैसलमेर से ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो क्या है, कीकड़ है और सैंड है, इन राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो बारिश नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जगह जगह का क्या है, जो मौसम है, जो जलवायु है, वो परिवर्तित होती है। ठीक, ये इनका डिस्कशन हो रहा था, ठीक है ना। अब देखिए चलते हैं आगे। तो इकोसिस्टम के लिए इन्होंने क्या बताया, इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑल एनर्जी एंड मटेरियल। तो इकोसिस्टम के विषय में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि ये इंटरेक्शन है, क्या है, इंटरेक्शन है, जिसमें क्या रहते हैं भाई, लिविंग वर्ल्ड रहता है, ठीक है, और वहाँ पर उनको रहने के लिए फिजिकली या केमिकली जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रोवाइडर होते हैं। जैसे देखिए भाई, हम कह रहे हैं कि एक तालाब है, क्या है, तालाब, तालाब में मछलियाँ रहती हैं और जीव भी रहते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से,
कहाँ से अपना भोजन वगैरह प्राप्त करते हैं? तो तालाब में छोटे मोटे जो जीव होते हैं उनसे। पानी वो ऑलरेडी है ही, तो एक तालाब क्या बन गया? इकोसिस्टम बन गया। ठीक है, अब ये तालाब की बात ही कर रहे हैं तो हम और भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, रिवर का देख लीजिए, और एग्जांपल्स आप एक ग्रास लैंड का देख लीजिए, एक घास का मैदान है, तो वहाँ पर जो रह रहे हैं जीव जंतु वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्ट हैं, और अपना जो जीने का जो उनका जरिया है किसी न किसी प्रकार से एनर्जी वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मिलाकर क्या बन जाता है? इकोसिस्टम बन जाता है। तो यही सब बात चल रही है यहाँ पर। ये रवि है, जैसे और ये सब जो है हीरा है, ये डिस्कशन का जो हो रहा था। वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? तो ये कह रहे हैं कि जगह जगह जो है इनमें बहुत डिफरेंस पाया जाता है, वेरी करते हैं एनिमल्स हों या वेजिटेशन वहाँ पर उगने वाले वनस्पति, वो ऐसा क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? क्या वो एक दूसरे से, आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या संबंधित होते हैं? वो येस, वेरी मच सो, टीचर रिप्लाइड। तो उनके टीचर ने कहा हाँ, वो जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब जो अलग अलग रहने का रीज़न क्या हो सकता है? हमने आपको बताया, वहाँ का मौसम, वहाँ की जलवायु जो है अलग अलग है, वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से, वहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से। क्लियर? ये सारी बात। तो हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती हो सकता है वहाँ का टेम्परेचर एक जैसा रहता हो। ठीक है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत में कुछ ऐसी भी जगह है कि जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है? तो कोस्टल रीजन जो है हमारे, कोस्टल रीजन जो है वो ऐसे ही है, वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। मतलब हम बात करते हैं कोस्टल रीजन की, तो हम इनकी बात कर रहे हैं यहाँ तक, ये जो रीजन है भारत का। ठीक है ना? तो यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी होती है, मौसम बिल्कुल से अनुकूल बना रहता है। ये बाकी चीज़ें भी आप और भी पढ़ेंगे जब 9th क्लास में पहुँचेंगे, तो किस प्रकार से यहाँ का जो तापमान है बना रहता है, एक जैसा बना रहता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब इकोसिस्टम में चल रहे हैं, तो इकोसिस्टम कुछ और भी दिया गया है, वो है all plants, animals and human beings depend on their intermediate surroundings. Often they are also interdependent on each other. The relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem. तो वह क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। जो लिविंग वर्ल्ड, लिविंग थिंग्स जो रह रही हैं, प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये सब एक दूसरे से क्या इंटरडिपेंडेंट हैं। किस प्रकार से हैं भाई प्लांट्स हैं, प्लांट से हम क्या लेते हैं? हमको ऑक्सीजन मिलती है, CO2 छोड़ते हैं, लिंक हो गए। और जो जीव जंतु हैं उनसे हमें जो भोजन मिलता है, ठीक है, हम उनसे कार्य लेते हैं। तो सभी जो हैं एक दूसरे से क्या है? इंटर डिपेंडेंट हैं। तो और ये सभी मिलकर के ही क्या है बनाते हैं? क्या? इकोसिस्टम। क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब एग्जांपल में देख चलते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर, ओशन, इवन स्मॉल पॉन्ड। ये सभी क्या है? इकोसिस्टम है। इसका नाम भी इकोसिस्टम कहेंगे। डिजर्ट है तो इसका नाम भी इकोसिस्टम कहेंगे। माउंटेन्स है, इसका नाम भी। लेक्स हैं, इसका नाम भी। रिवर्स हो गया, ओशंस, और छोटे पॉन्ड भी हम क्या, इसको भी क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? व्हाट इज़ इकोसिस्टम, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। ठीक है, इसके विषय में हमने सारा पढ़ा है। और ये किसके पार्ट थे? ये नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट थे। क्यों पार्ट थे नेचुरल एनवायरनमेंट के? क्योंकि नेचर ने इनको बनाया है। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट नेचुरल एनवायरनमेंट। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट, मतलब जिसको ह्यूमन ने बनाया है। ठीक है ना? तो यहाँ तक, दैट्स बाय, गुड बाय।